नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल सिंह ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म डिजायर टू लर्न में। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। डीप स्टेट क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसका किसी देश के ऊपर खतरा होता है क्या, अमेरिकन एजेंसीज किस तरीके से इंडियन अफेयर्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करने की कोशिश करेंगे और इसको डिटेल से कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ पर आप देखिए कि कई सारे यहाँ पर कुछ मैंने पेपर के आपको आर्टिकल्स लगाए हुए हैं। बीजेपी ने सीधे सीधे एक्यूज करा है, जैसे ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जैसे ही पता चला सरकार को कि अब ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं और जो बाइडेन जाने वाले हैं, वैसे ही सरकार ने क्या करा, अपने पत्ते खोलने स्टार्ट कर दिए और उन्होंने बोला सीधे सीधे जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो वहां पर प्रवक्ता है संबित पात्रा, आप सभी उनको जानते होंगे, उन्होंने एक्यूज करा है यूएस को कि इंडियन अफेयर्स को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से भारत के जो मामले हैं उनमें दखल अंदाजी कर रहे हैं और हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया, अगर आपको पता होगा, कि जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन है उसको भी वो अपनी तरफ से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारी डीप स्टेट से रिलेटेड लगातार न्यूज आती रहती हैं, हमेशा किसी ना किसी कारण से ये न्यूज में रहता है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और इसको पूरा डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है और किस तरीके से काम करता है, क्या इसके इंपैक्ट होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया न्यूज में क्यों है। तो अभी क्या हुआ, इसके रिगार्डिंग काफी क्या है, आपके विवाद मचे हुए हैं, काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं कि कई सारे देशों ने आरोप लगाए हैं कि अलग अलग क्या है कंट्रीज के अंदर वहां के इंटरनल जो अफेयर्स हैं उनमें यूएस क्या कर रहा है, अपनी नाक घुसाने की कोशिश कर रहा है और वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उसमें इंडिया भी एक क्या है, आप नाम जोड़ सकते हो। तो वहां पर जो गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा, जो यूएस के द्वारा। और नॉर्मली किसी भी देश के द्वारा किसी के इंटरनल अफेयर्स में वहां पर उनकी नाक घुसाई जाती है या फिर उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, तो उसको जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से डीप स्टेट बोलते हैं। इसका मीनिंग मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। अब डीप स्टेट होता क्या है, तो ये नॉर्मली एक बॉडी ऑफ पीपल होती है, इसमें कुछ लोग शामिल होते हैं। नॉर्मली जो पीपल होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो काफी इन्फ्लुएंशियल होते हैं। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। जैसे अगर यूएसए के डीप स्टेट में मान लो एलन मस्क उसका हिस्सा हो, तो क्योंकि वो क्या है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, किसी भी चीज को, किसी भी पॉलिसी को इजीली वो क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो डीप स्टेट में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, मतलब कुछ लोगों का एक समूह होता है, जिसमें नॉर्मली कौन होते हैं, जो काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो उसमें शामिल होते हैं और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं और अपने हिसाब से किसी भी सरकार की पॉलिसीज को चेंज करने की एक तरीके से क्या रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि किसी भी देश की पॉलिसी को अपने हिसाब से क्या करवा सकते हैं, वो घुमा सकते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। पूरा का पूरा इनका फोकस होता है किसी भी तरीके से सरकार को मैनिपुलेट किया जाए और वहां पर अपने हिसाब से उनकी जो एजेंसी है उनको कंट्रोल किया जाए, ताकि अपने हित में फैसले लिए जा सके। तो इस तरीके से ये डीप स्टेट काम करता है। बैकग्राउंड क्या है, नॉर्मली जो डीप स्टेट है वो एक तुर्किश टर्म डेरिन डेवलेट से निकल कर आया है, जिसका सीधा सीधा मीनिंग होता है डीप स्टेट। और इसमें टर्किश में इसको बोला जाता है एक डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उसको नॉन इलेक्टेड एलिमेंट क्या करें, डोमिनेट करने लग जाए, तो वहां पर डीप स्टेट वाला जो पॉइंट है वो निकलकर सामने आता है। नॉर्मली पाकिस्तान के केस में इसका मीनिंग अलग है। वहां पर अगर मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है सरकार की पॉलिसीज में, तो उसको हम डीप स्टेट का नाम देते हैं। इंडिया में अलग केस है, कुछ लोगों का आरोप लगा है कि इंडिया में भी डीप स्टेट काम करता है। अब नॉर्मली इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, जैसे हम बोलेंगे कैसे कि डीप स्टेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है किसी देश में, या फिर इंडिया के अंदर वो किस तरीके से वहां की पॉलिसीज को नेगेटिवली इंप्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि इसकी फंक्शनिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले इनका फोकस होता है रिजीम चेंज के ऊपर। यानी कि जो भी सरकार, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको बहुत ज्यादा लोगों ने वोट करके सत्ता में बिठाया है और डीप स्टेट चाह रहा है कि वो सरकार डीप स्टेट के अगेंस्ट है, यानी कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट है जो अपने हित नहीं मनवा पा रहे सरकार से, तो वो क्या करेंगे, वो उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। और इसके बारे में डिटेल से स्टीवन किन्जर ने अपनी बुक ओवरथ्रो में बताया है, जिसमें उन्होंने सेंचुरी ऑफ रेजिम चेंज करके अलग अलग जो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा मिशन चला गए हैं रेजिम चेंज करने के लिए, उनके बारे में डिटेल से जानकारी दी है। अगर रिसेंट एग्जांपल आपको देखना है तो बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना है, उनमें जो रिजीम वहां पर चेंज हुआ है उसमें भी यूएसए के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे। अगर आपको पता हो, आज से 2-4 महीने पहले आपने जाना, वहां पर आपको न्यूज में मिलेगा कि सीधे सीधे शेख हसीना क्या कर रही है, आरोप लगा रही है कि यूएसए हमारे इंटरनल अफेयर्स में क्या कर रहा है, मैसिंग मतलब हमारे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। कई सारे उन्होंने आरोप लगाए थे और फाइनली उसका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ा, उनको अपने ही देश से भागना पड़ा। और अभी बांग्लादेश की हालत क्या आप सभी को पता है। इसके अलावा रिजीम चेंज करते हैं, कई सारे थिंक टैंक होते हैं, है ना, थिंक टैंक के साथ कई सारे एनजीओ, बायस्ड मीडिया, अलग अलग तरीके से
ये अलग अलग थिंक टैंक्स होते हैं, इनका काम ही होता है कि किसी भी देश के बारे में क्या करना, प्रोपोगेंडा फैलाना सरकार के खिलाफ, इस तरीके से आप अफवाहें फैला दो कि वहां के लोग ही उसके अगेंस्ट हो जाए। फिर थिंक टैंक के थ्रू कई सारे एनजीओ होते हैं, मीडिया को खरीद लेते हैं या फिर अपने खुद के चैनल्स क्रिएट कर लेते हैं। आजकल को क्या है, डिजिटल मीडिया का जमाना है, वहां पर चीजें इजीली आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो उस तरीके से वो अपने पक्ष में क्या करते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने कलर रिवॉल्यूशंस का नाम सुना होगा, जॉर्जिया के अंदर हुआ था 2003 में, यूक्रेन में रिजीम चेंज हो गई थी 2004 में, और किर्गिस्तान के अंदर 2005 में। तो वहां पर जो थिंक टैंक है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। उसके अलावा कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट और वॉर्स होते हैं, तो उनसे भी इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का आपने नाम सुना होगा, जैसे डसॉल्ट एयरफेस या फिर लॉकहीड मार्टिन वगैरह, अमेरिकन कंपनीज है। उनको क्या होता है, अगर कहीं पर युद्ध होगा तो उनकी तो सप्लाईज बढ़ जाएगी। जैसे यूक्रेन में अगर युद्ध हो रहा है तो सबसे ज्यादा फायदा तो जो हथियार बनाने वाली कंपनी है उनको हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि युद्ध जारी रहे। अगर कोई सरकार इनको खत्म करवाने की कोशिश करेगी, जैसे ट्रंप ने बोला है, तो ये ट्रंप के अगेंस्ट हो जाएंगे। ट्रंप ने बोला है कि जैसे मैं आऊंगा यूक्रेन और रशिया का वॉर खत्म करवा दूंगा। तो अब ये हो सकता है डीप स्टेट यूएसए का इन्हीं के खिलाफ चले जाए। तो ये चाहते हैं कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहे ताकि हमारे हथियार बिकते रहे। तो इस तरीके से ये फंक्शनिंग इनकी रहती है। इसके अलावा पूरा इनका सर्वेलेंस रहता है। इनकी फंक्शनिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जिस देश में ये काम करते हैं वहां पर इस तरीके से अपने सर्वेलेंस का जाल बिछा जाते हैं कि वहां पर जितने भी इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो इनके रडार में रहते हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन या फिर उनकी जो भी डिटेल्स हैं उनके पास होती है। तो एडवर्ड स्नोडेन ने इसके बारे में काफी खुलासा किया था कि अमेरिका के अंदर जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है वो कई सारे लोगों के ऊपर इस तरीके से सर्वेलेंस कर रही है कि वहां पर उनको कंट्रोल किया जा सके। और साथ में कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज के नाम भी उन्होंने लिए थे जो कि एशिया और अफ्रीका की है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े जो टेक जायंट्स हैं उनके साथ हाथ मिलाकर यूएसए की जो एजेंसी है वो कोशिश कर रही है कि एशिया और अफ्रीका के देशों को कंट्रोल किया जाए। इन्होंने तो यहां तक भी बोल दिया था कि यूएसए के अंदर भी अपने हिसाब से चीजों को चलाने के लिए जो ये एजेंसी वो काम कर रही है। इसके अलावा इनका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस अलग अलग तरीके से ये क्या करते हैं, अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं और लॉबिंग के थ्रू किसी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं अलग अलग बॉडीज के थ्रू। जैसे आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, उसके थ्रू ये कई सारे प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं अलग अलग देशों के ऊपर। और फिर जब वो देश प्रेशर में आ जाता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो फिर उनको इनकी बात माननी होती है। और फाइनली वो फिर उस देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वहां पर इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं कि उनके हिसाब से सारी पॉलिसीज बनवाते हैं। इसके अलावा साइबर इन्फ्लुएंस अलग अलग तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे गूगल और फेसबुक का नाम आपने सुना होगा, वहां पर जो डेटा प्रिवेसी और टैक्सेशन के नियम है उनको अपने हिसाब से चलाकर या फिर जो गूगल और फेसबुक से डेटा अपने देश के अंदर मंगवाकर भी किसी देश को कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो डीप स्टेट है वो काम करता है। अब फंक्शनिंग में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, मीडिया के द्वारा ये अलग अलग अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। जैसे आपने जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैं नॉर्मली किसी भी देश के बारे में अगर बात करेंगे तो मिस रिप्रेजेंट करेंगे, जो ओरिजिनल फैक्ट्स है वो नहीं दिखाएंगे और जो गलत गलत बातें हैं वो बताते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा एक बहुत फेमस मैगजीन या फिर एक क्या बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है अल जजीरा। अल जजीरा का काम ये है कि इंडिया के अंदर मुस्लिमों को भड़काना। आप देखना हमेशा वो इतना बायस्ड होता है कि छोटी से छोटी भी न्यूज अगर उनको मिल गई जो सरकार के खिलाफ है, अगर उसमें मुस्लिमों की बात हो रही है तो इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वो जानते हैं कि पूरी दुनिया इसको पढ़ती है। तो इस तरीके से उसको पेश करेंगे कि इंडिया की सरकार हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ दिखे उनको। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। इसी तरह कश्मीरियों के बारे में आपने देखा होगा, गलत गलत न्यूज फैलाते रहते हैं कि वहां पर तो बहुत ज्यादा रिलीजियस क्या है, इंटॉलरेंस है, सरकार वहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, मुस्लिमों के साथ अत्याचार करती है। इसी तरह कई सारे सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स होते हैं, अपने तरीके से अलग अलग मूवमेंट्स करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो कोल और एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनके खिलाफ कई सारे लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, तो उनमें भी इनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। ह्यूमन राइट्स के नाम पर ये अपने लोगों को वहां पर भेजते हैं अपने तरीके से, उनको खरीद कर या भी जैसे भी हो, ताकि सरकार के काम में टांग अड़ाया जाए और सरकार को क्या किया जाए, परेशान किया जाए। जैसे ग्रीन पीस इंडिया हमेशा इन्वायरमेंट या फिर उसके नाम पर भारत के अंदर जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अपनी टांग अड़ाता रहता है। उसके अलावा किसी भी देश की जो इमेज है, इंटरनेशनल इमेज है, उसको डैमेज करने में भी जो थिंक टैंक है उसकी फंक्शनिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आपने अभी देखा होगा जो खालिस्तानी लीडर है हरदीप सिंह निज्जर, उसके नाम पर कनाडा के अंदर काफी सारी हो हल्ला मचा हुआ था। उन्होंने अपने हिसाब से फैक्ट्स को ट्विस्ट करके इस तरह से प्रेजेंट किया कि भारत सरकार ही उनके क्या बन जाए, कनाडा के पूरे देश की दुश्मन दिखाई दी। तो इस तरीके से अपने हिसाब से फैक्ट्स को क्या करना, डिसमेंटल करके ये प्रस्तुत करते हैं। साथ में जो वहां की मूवीज होती है नॉर्मली अगर आप देखोगे तो उनमें इस तरीके से इंडियंस को रिप्रेजेंट करना कि वो बहुत ज्यादा नीचे दिखे, उसमें निचले दर्जे के, उनके बराबरी के नहीं दिखाना। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं जहां पर
डीप स्टेट काम करता है किसी भी देश के अंदर या फिर किसी भी देश की इमेज को खराब करने में। तो ये जो इंटरनेशनल इमेज को डैमेज करने वाला पॉइंट है, ये भी हमने देख लिया। अब ये जो अलग अलग देशों के अंदर जो डीप स्टेट है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है अलग अलग कंट्रीज को, तो इसमें भी पॉलिटिकल फिलेंथ्रोपी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो क्या करते हैं अलग अलग तरीके से, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का आपने नाम सुना होगा, एक इंपॉर्टेंट एनजीओ है, ये इस तरीके से फिलेंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं कि बड़े बड़े लोगों को इन्फ्लुएंस करके इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम तो आपके पक्ष में बात करते हैं, हमारा आपके इंटरनल अफेयर्स में कोई भी लेना देना नहीं, हमारा काम है कि आपके देश में अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करना, लेकिन एक्चुअली में वो अपना एजेंडा चला रहे होते हैं। इसी तरह एजुकेशनल इनिशिएटिव्स इनके तरफ निकाले जाते हैं और क्या किया जाता है, कई सारे लोगों को अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। अगर आपने किसी के यहाँ से पढ़ाई करी तो धीरे धीरे इस तरीके से आपकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि आप एक समय के बाद अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो जाओगे, जैसे अंग्रेजों ने किया था, है ना, भारत के लोगों को भारत के खिलाफ ही कर दिया था। तो कुछ ऐसा वर्ग तैयार करते हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ इनको खड़ा हुआ दिखे। इसी तरह इंटरफेरेंस, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जाती है अलग अलग तरीके से, जैसे जो रिलीजियस प्रोटेस्ट होते हैं या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अलग अलग लोगों के हितों को उठाना और गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना, अलग अलग एनजीओस को उनके अपने हितों के बारे में क्या करना, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना। इसके अलावा जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो भी इनके द्वारा देने की कोशिश की जाती है। आपने अभी अडानी के बारे में सुना होगा, हिंडनबर्ग के द्वारा उनके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, तो गलत तरीके से, या फिर जो हमारे सेबी के चेयरपर्सन है उनके ऊपर भी कई सारे आरोप लगाए गए हैं। तो कोर्ट अब इसको जांच करेगी क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस तरीके से जो भारत का बढ़ता हुआ स्टॉक मार्केट था उसको भी उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो ये अलग अलग टैक्टिक्स होती है, डीप स्टेट इस तरीके से काम करता है। भारत के ऊपर भी कई सारे लोगों ने आरोप लगाए हैं कि इंडिया के अंदर भी क्या है, एक स्टेट विद इन अ स्टेट है। तो स्टीव कोल एक व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी किताब में इंडिया के बारे में बोला था कि इंडिया की जो फॉरेन सर्विसेज हैं वो डीपली इन्वॉल्व है डीप स्टेट के अंदर, और इस तरीके से वो भारत की जो पॉलिसीज है उसको इन्फ्लुएंस करने में काफी इनका इंपॉर्टेंट रोल है, और वो स्टेट विद इन अ स्टेट की तरह एक तरीके से काम कर रही है। इसी तरह एक और व्यक्ति है जोजिस जोसेफ, इनकी एक किताब है, यहां पर आप देखो, द साइलेंट कूप, ये एक किताब है, इसमें भी इन्होंने इंडिया के अंदर डीप स्टेट के होने की बात कही है। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, भारत की सरकार हमारे जो स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन है, अलग अलग जो एनजीओज वगैरह आते हैं उनको अच्छे से रेगुलेट करें, कोई भी ऐसी पॉलिसीज या कोई ऐसे एक्ट नहीं कर पाए हमारे देश के खिलाफ जो हमें बांटने का काम करे या फिर हमारे लिए नेगेटिव हो। इसी तरह जो नेशनल सिक्योरिटी है इसको लेकर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, किसी के प्रोपोगेंडा में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर लोग फेक न्यूज में बिलीव कर लेते हैं और जो उनका प्रोपोगेंडा है उसको मान लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप प्रॉपर फैक्ट्स को चेक करिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये। उसके बाद जो कई सारे इंडिजिनस थिंक टैंक्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इंडिया का जो एजेंडा है उसको सामने रखा जाए, हमारी सोच क्या है वो लोगों को पता चले, और जब भी ऐसे फेक न्यूज या फेक नैरेटिव चला जाए तो उनको काउंटर करने का हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार हो। जो इंडियन थिंक टैंक है उनकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए। उसके अलावा जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के थ्रू हम इस तरीके के जो चीजें उनको सोल्व कर सकते हैं, कोई भी अगर किसी के देश के साथ दिक्कत है तो उसको बैठकर सुलझाया जा सकता है। और साथ में जो अलग अलग कंपनीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो डाटा सॉवरेंटी है उसके कॉन्सेप्ट को हम इंडिया में क्या कर सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अजय डोवाल ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर इंडिया को इस तरीके के प्रोपोगेंडा से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी अपना नैरेटिव बताना पड़ेगा लोगों की, हम क्या सोचते हैं, और सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। हमारी जो भी सिविल सोसाइटीज है, एनजीओज हैं, वो भारत के पक्ष में लगातार काम करें और लोगों को बताएं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम हमारे देश के लिए हम काम कर रहे हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, लास्ट में आपको बताना है कि इनमें से किन्हें जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है उसकी मेंबरशिप मिली है। आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, हरभजन सिंह या फिर राहुल द्रविड़। तो रिसेंटली किनको जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है उसकी मेंबरशिप से नवाजा गया, आपके ऑप्शन से चारों, आपको कमेंट में इसके बारे में बताना है। आज के डिस्कशन में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब इसको पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।